अब हम लेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसके पहले फर्स्ट लॉ के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो इसमें रिमूव हुए। तो पहले अपन ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ले लेते। फर्स्ट लॉ याद होगा, एनर्जी सप्लाई डेल्टा यू इज यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। ये वाला फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसका पहला लिमिटेशन या पहला ड्रॉबैक ये है, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि फ्लो किधर से हो रही, फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर या बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। It does not indicate the direction of flow of heat, that is from the body at higher temperature to the body at lower temperature or vice versa. ठीक है, first. Second drawback, according to first law, work can be completely converted into heat and heat can be completely converted into work, which is not possible. अपन ने heat engine में देखा है। देखो, ये वीडियो देखने से पहले हीट इंजन का ग्राफ एक बार देख लेना। पीवी साइकिल जो निकाला था हीट इंजन का, वैसे ही 2 साइकिल और है कि ये वीडियो में लेने वाले हैं। तो हीट इंजन वाला पार्ट एक बार देखना। तो हीट इंजन में अपन ने यही बोला था कि वो हीट एक्सट्रैक्ट करता और पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ एनर्जी सिंक हो जाएगी। तो ये फर्स्ट लॉ में बताया नहीं था। फर्स्ट लॉ के हिसाब से पूरे वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और पूरी हीट को वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, which is not possible. तो याद रखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 ड्रॉबैक। पहला, इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर और बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। वो डायरेक्शन नहीं बता रहा हीट फ्लो की। सेकेंड ड्रॉबैक ये है, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ work can be completely converted into heat and heat can be completely converted into work. Reverse is also possible, यानी ये चलता है, but this is not true, it is impossible, जैसा अपन ने हीट इंजन में देखा था। ठीक है, तो वो ड्रॉबैक रिमूव हुए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो देखिएगा फिर से एक बार, ड्रॉबैक देख लो, टेक्स्ट बुक में भी पढ़ लो ड्रॉबैक्स। तो देखो, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ, उसका स्टेटमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, या इसका दूसरा नाम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट फॉर्म लिखने रहे, जगह नहीं है, डायग्राम बनानी। तो याद रखना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा है क्लॉजियस स्टेटमेंट, साइंटिस्ट के नाम पे, या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है उसका। देख लो एक बार। ठीक है, याद रखना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकेंड फॉर्म, या फिर केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट या क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये हीट इंजन के लिए है, ये रेफ्रिजरेटर के लिए है, तो दोनों बना ध्यान देना। तो ये डायग्राम बॉडी या हॉट रिजर्वायर आर लिखा है, हॉट रिजर्वायर, ये है कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, आर लिखा है, देखना रिजर्वायर पूरा लिखना तुम लोगों ने, दिख रहा है? ठीक। तो हीट इंजन में अपन ने कैसे बनाया था कि इंजन लेगा हीट, कहां से लेगा हीट, फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, उसमें से वर्क परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा? वर्क, और कुछ एनर्जी चली जाएगी सिंक को, यानी सराउंडिंग। फिर से बता रहा है, ये जो पाइपलाइन की थिकनेस है, जैसे यहाँ ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हुई, उसमें का थोड़ा पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, थोड़ा पार्ट कोल्ड रिजर्वायर, यानी कहां चला गया, एनवायरनमेंट को, या कहां चला गया, सिंक। तो ये डायग्राम बनाई गई है कि हीट इंजन। ठीक है ना, अगर ये है प्रैक्टिकल हीट इंजन,
प्रैक्टिकल हीट इंजन अगर आइडियल बनाए, आइडियल हीट इंजन बनाए, जैसे फर्स्ट लॉ में था कि वर्क को कंप्लीटली हीट में और हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसी लाइन आनी है आइडियल हीट इंजन के लिए? हॉट रिजर्वायर आर लिखा है, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये है कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल एनर्जी सिंक में जाएंगी नहीं, ये भी बताया था मैंने तुम लोगों को 100% इफिशिएंसी, जितनी हीट एब्जॉर्ब किया पूरी की पूरी टाइम में यूज हो गई टू डू वर्क, तो पूरा थिकनेस सेम रखना। तो ये है प्रैक्टिकल हीट इंजन जो अपन ने लिया था, और ये है आइडियल हीट इंजन, ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि पूरी की पूरी हीट जो एब्जॉर्ब हुई वो कहां चली गई, वर्क डन। सो देखो अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने बोला ना ड्रॉबैक रिमूव करेंगे। फर्स्ट लॉ में बोला था कि आप पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को पूरा टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में, बट इट इज नॉट ट्रू, यही स्टेटमेंट है इसका, ठीक है, हीट इंजन के लिए, ठीक है। सुनना ध्यान से, heat extracted from the hot reservoir cannot be completely converted into work, it is impossible। तो याद रखना स्टेटमेंट, it is impossible to convert heat extracted from hot reservoir into work, some part will be given to the sink or cold reservoir। देखो ये स्टेटमेंट है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। So statement में वही लिखना है, it is impossible that the total heat extracted, यहाँ से जो heat extract करेंगे is completely converted into work, it is not possible। some part of the heat will go to sink or cold reservoir, ठीक है। हाँ तो याद रखो यही बोल रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, फर्स्ट लॉ में था इसमें उन्होंने हटा दिया, समझ में। अब देखो ये है प्रैक्टिकल और ये है आइडियल, तो आइडियल वाला पॉसिबल नहीं है, यही स्टेटमेंट है। ये रेफ्रिजरेटर के लिए वो भी बनाते हैं। अब फिर से सुनना, इसका नाम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पहला, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म इसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट फॉर्म, या फिर इंजन लॉ, हीट इंजन है ना, इंजन लॉ, क्या बोलेंगे इंजन लॉ, देखो या इंजन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, इंजन लॉ या इंजन स्टेटमेंट। तो ये याद रखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो फॉर्म है, ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसको इंजन लॉ भी बोल सकते हैं या इंजन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, हीट इंजन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही बोलना है, इट इज इम्पॉसिबल दैट heat extracted from the hot reservoir is completely converted into work, ये इम्पॉसिबल है। तो होगा क्या, some part of the heat is rejected to the sink, थोड़ी हीट सिंक में जाएगी या सराउंडिंग में जाएगी। हीट इंजन में कंबशन हो रहा, पहले हो चुका है इसलिए फिर से बोल रहा, पहले हीट इंजन पूरा पढ़ना, उसकी साइकिल भी पढ़ना, पीवी साइकिल जो बनाई है, ठीक है ना, ये याद रखो। तो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर जहां फ्यूल बर्न हो रहा, वर्किंग सब्सटेंस, उसके बाद कुछ पार्ट तो वर्क में जाएगा, मैकेनिकल वर्क, गाड़ी चलेगी, और कुछ सराउंडिंग में चले जाएगा, साइलेंसर और इंजन गर्म होता, समझाया था तब। तो ये है पहला स्टेटमेंट, देख लो एक बार, फिर सेकंड स्टेटमेंट। अब देखो क्लॉजियस स्टेटमेंट या सेकंड फॉर्म, फिर से ये याद रखना, इट इज इम्पॉसिबल, बोलना है कि ये इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वर्क। तो क्या होगा, सम पार्ट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक और कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। नाउ सेकंड, ये रेफ्रिजरेटर के लिए उसका बनाते हैं, ये है ऊपर हॉट एयर के बारे में, हॉट रिजर्वायर, ये है कोल्ड रिजर्वायर या कोल्ड बॉडी। देखो फिर से बताया था कि रेफ्रिजरेटर हीट इंजन से उल्टा है, यहां क्या करते हैं, कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेते और हॉट रिजर्वायर को दे देते,
और इसके लिए क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क। याद है ना, इससे पहले लिया हुआ है, कंप्रेसर था उसमें, रेफ्रिजरेटर का समझाया। तो देखो ये यहां से हीट रिमूव किए, कुछ वर्क हुआ, उसकी हीट आई और सारी की सारी हीट किसको चली गई, सराउंडिंग में। तो ये है मैकेनिकल वर्क, यहां से हीट जनरेट हुई, कुछ हीट यहां से जनरेट हुई कोल्ड रिजर्वायर से जो एब्जॉर्ब किया, और पूरी की पूरी हीट कहां चली गई, हॉट रिजर्वायर। देख लो ये था QC कोल्ड रिजर्वायर, ये QH हॉट रिजर्वायर को जो एनर्जी गई, और ये वर्क डन W। ठीक है, ये है प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर। अब आइडियल रेफ्रिजरेटर कैसा हो सकता था वो भी बता देते हैं। हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। अच्छा याद होगा अगर जब अपन ने रेफ्रिजरेटर शुरू किया था तो शुरुआत में ही लाइन यूज किया था अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और बोला था कि वो होने का है पर लाइन याद रखी। ठीक है, तो यही है अभी, ये रेफ्रिजरेटर के लिए लॉ है। बिना किसी वर्क के पूरी की पूरी हीट हॉट रिजर्वायर में चली गई। देखो हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, बट बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क नहीं है। अगर वर्क करेंगे तो ही पॉसिबल है, जैसे रेफ्रिजरेटर में करते हैं। तो याद रखना, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, बट lower temperature to higher temperature is not possible until we do some mechanical work। बिना मैकेनिकल वर्क के आप हीट को फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू द बॉडी एट हायर टेम्परेचर फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉजियस स्टेटमेंट, और वी कैन से रेफ्रिजरेटर के लिए है। तो रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट, जैसे इंजन स्टेटमेंट है, यहाँ रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। ठीक है, और वी कैन से सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये हीट इंजन के लिए, ये रेफ्रिजरेटर के लिए। ये समझाया है पहले, ये याद रखो। अगर आइडियल केस है तो अपने को बोलना है कि ये पॉसिबल नहीं है, आइडियल केस इज नॉट पॉसिबल। जैसे यहां बोला तो वैसे वहां बोला, इट इज इम्पॉसिबल दैट हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर या ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क। बिना मैकेनिकल वर्क के ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये आइडियल केस पॉसिबल नहीं है कि सीधा कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर को एनर्जी सप्लाई हो गई बिना किसी वर्क के। इट इज नॉट पॉसिबल। तो यही उसका स्टेटमेंट देख लो। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये है इंजन स्टेटमेंट, ये है रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट, या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, या क्लॉजियस स्टेटमेंट, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो एक बार, तो जैसे यहां बोला है, फिर से सुनना, इंजन के लिए इट इज इम्पॉसिबल टू use the heat extracted from the hot reservoir completely to do work. Some part is rejected to the sink. ठीक है, now it is impossible that the heat flows from the object at lower temperature to the object at higher temperature without any mechanical work. Some mechanical work has to be done. जैसे प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करना ही पड़ेगा, तब हीट फ्लो होंगे फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। ठीक है, दिस इज क्लॉजियस स्टेटमेंट। देख लो, तो आइडियल इंजन और आइडियल रेफ्रिजरेटर आर नॉट पॉसिबल। देखिए अब एक बार देख लो दोनों स्टेटमेंट, वीडियो पॉज करो और पहले हीट इंजन वाला वीडियो देख लो और उसकी जो साइकिल समझाया था वो देख लो। अब अपने को दो साइकिल लेनी है, एक स्टर्लिंग साइकिल, स्टर्लिंग इंजन की साइकिल है, इंजन का नाम है स्टर्लिंग इंजन, और एक है कैरनॉट इंजन, उसकी साइकिल लेना है कैरनॉट साइकिल। तो दोनों हीट इंजन की जैसे ही है, पर एक बार देख लो आप लोगों को।
और फिर ये वीडियो वापस से शुरू करो। पॉज करो एक बार, ठीक है, तब तक ये बताएंगे। देखो ये डायग्राम अगर आपने अभी पढ़े होंगे, वीडियो पॉज करके अगर पुराना देखे होंगे, दिस इज द सेम पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जो हीट इंजन के लिए थी, हीट इंजन के लिए थी। अब यही डायग्राम इसके लिए है, स्टर्लिंग इंजन के लिए। तो इंजन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी साइकिल का एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए इट इज कॉल्ड स्टर्लिंग साइकिल, ठीक है। तो वैसे ही एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखना, सेम डायग्राम थी, कुछ भी चेंज नहीं किया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, ध्यान से देख लो, ठीक है। वैसे यहाँ से यहाँ, हाँ, अब ए से बी जाएंगे। एक ग्राफ वही है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाला, बॉयज या आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वो रहेगा TH, क्या रहेगा TH, टेम्परेचर। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये ग्राफ। सो AB इज आइसोथर्मल प्रोसेस, AB is isothermal, देखो दिख रहा है, ठीक है। AB is isothermal process, टेम्परेचर कांस्टेंट है। It is isothermal process, स्टेप वाइज याद होगा, यहाँ तक आएंगे वापस, ठीक है। A से B तक आए, it is isothermal process, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट एब्जॉर्ब होगी QH, तो यहां तक टेम्परेचर हो जाएगा TH और हीट एब्जॉर्ब क्या होगी QH, इसलिए एरो अंदर की तरफ दिया QH। देखो फर्स्ट पार्ट, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, हीट इंजन जैसे। अगर जैसे वर्किंग सब्सटेंस बदला है, ठीक है, अच्छा इसको फिर से एक बार शॉर्ट में थोड़ा डिटेल बताइएगा, ये रहे, दोनों में फर्क क्या है वो समझ लो मेरे, दोनों भी इंजन ही है, वो भी हीट इंजन था, ये भी हीट इंजन है, सिर्फ फर्क इतना है उसमें वर्किंग सब्सटेंस था गैसोलीन या पेट्रोल डीजल के फ्यूम्स और एयर, इसमें वर्किंग सब्सटेंस है गैस सच एज एयर या नाइट्रोजन या हीलियम या ऑक्सीजन, वो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। अगर गैस को हीट सप्लाई करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क, पिस्टन मूव होगा। बट जनरली इस इंजन को या इस साइकिल को रिवर्स में यूज करते हैं, अपन जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो नहीं, उसके अपोजिट में। अगर आप हीट इंजन को अपोजिट में चलाए, बताया था, तो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा, काय की तरह काम करेगा, रेफ्रिजरेटर। तो अपन ने वही बोला था कि रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन, तो इसको रिवर्स में जनरली यूज करते हैं स्टर्लिंग साइकिल को। अपन जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो सीधा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, हीट इंजन के जैसे एक्सप्लेनेशन है, बट जनरली स्टर्लिंग साइकिल इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स मतलब लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज करते, जिससे ये जो गैस के नाम बताए मैंने, एयर या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हीलियम, इनको लिक्विफाई कर सके, लो टेम्परेचर पे क्या कर सके, लिक्विफाई। तो जनरली स्टर्लिंग इंजन इज, या मोस्ट ऑफ द टाइम हीट इंजन की तरह इसको यूज नहीं करते, इसको यूज करते एज अ रेफ्रिजरेटर। तो अपन जो डायरेक्शन बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक में वही एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए अपन ले रहे हैं हीट इंजन का, बट जनरली इट इज यूज्ड इन रिवर्स वे। हीट इंजन को रिवर्स में यूज करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ रेफ्रिजरेटर, और ये क्रायोजेनिक्स बोलते हैं उसको। लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा, आप उन गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या हीलियम है या एयर है, आप उनको लिक्विफाई कर सकते हैं, तो लो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। देख लो, रिवर्सिबल प्रोसेस है सभी और साइक्लिक प्रोसेस है। यहां से शुरू करेंगे वापस यहां तक, एक्सप्लेनेशन जो दे रहे वो हीट इंजन का दे रहे, पर याद रखना इट इज जनरली यूज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आप जो गैसेस मैंने वर्किंग सब्सटेंस बताया उनको क्या कर सकेंगे, लिक्विफाई। इट विल एक्ट लाइक अ रेफ्रिजरेटर अगर रिवर्स में जाएंगे तो। पर अपने को एक्सप्लेनेशन हीट इंजन का ही दिया है तो अपन हीट इंजन जैसे ही लेंगे, बट याद रखना स्टर्लिंग इंजन या स्टर्लिंग साइकिल इज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन, रेफ्रिजरेटर की तरह, ठीक है। क्रायोजेनिक्स बोलते हैं उसको और
लिक्विफाई करने के काम आएगा गैसेस को। लो टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि गैसेस को लिक्विफाई करने के काम आएगा। एयर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनको लिक्विफाई करने के काम में। ठीक है, तो वापस से ए से बी तक जाएंगे, एक बार देख लो इतना। ठीक है, तो याद रखो ए बी इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ए से बी तक गए, फिर से बता देता, यहाँ पे है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी, ये एरो अंदर की तरफ दिया है, कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, QH TH टेम्परेचर ऑफ बॉडी या हॉट रिजर्वायर, तो वहां से एनर्जी कितनी मिली, QH। ठीक है, QH एनर्जी मिल गई, वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे पहुंच गया। देखो इतना समझेगा। नाउ सेकंड BC, अब देखो स्ट्रेट है, यहां से यहां तक स्ट्रेट है, यानी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो इट इज BC इज आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। डायग्राम में देखो, यहां से यहां तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां से जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी, हीट एब्जॉर्ब हुई ना QH, उसका कुछ पार्ट आगे की साइकिल के लिए बचेगा और कुछ पार्ट यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा, Q रिजेक्ट कर दिया है Q। ठीक है, तो फिर A से B आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ग्राफ देखो। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुई QH, टेम्परेचर कांस्टेंट है TH। ठीक है, अब B to C है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आइसोकोरिक क्यों बोला, समझ में आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए आइसोकोरिक। ठीक है, उसको लिख नहीं रहे अभी, पर याद रखना। ठीक है, लिख देते चलो, B to C वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देखो दिख रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो कुछ पार्ट हीट की नेक्स्ट साइकिल के लिए बचेगी और कुछ पार्ट वापस से रिजेक्ट हो गए। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया, TC, कोल्ड रिजर्वायर जितना, वो जो अपन ने गैस लिए, नाइट्रोजन लिए या ऑक्सीजन लिए, जो भी गैस लिए, जो वर्किंग सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर अब कितना हो गया, TC। देखो नाउ नेक्स्ट थर्ड यहां लिखना है, थर्ड यहां लिखना है, इधर आएंगे C to D, अगेन इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, पर यहां हीट एब्जॉर्ब हो रही थी यहां से यहां तक, अब इधर जा रहा है, हीट रिजेक्ट होगी, हीट क्या होंगी, रिजेक्ट। तो ये था वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, तो इसको लिख सकते हैं अपन आइसोथर्मल एक्सपांशन, और इसको लिख सकते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है TC, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट रिजेक्ट हुई है, एरो बाहर की तरफ, यहां पे भी हीट रिजेक्ट हुई है, एरो बाहर की तरफ, देखो। तो इसलिए बोल रहा हूं, पहले वो साइकिल देख लेना अपनी हीट इंजन वाली, फिर आगे लेके देखने आना। ठीक है, अब यहां से यहां तक पहुंच गए, हीट रिजेक्ट हुई, जैसे यहाँ QH का टेम्परेचर, यहाँ QC है, तो हीट रिजेक्ट हुई, समझो QC। अब D पॉइंट पे पहुंच गए, DA, वापस से वहीं पहुंच गए, साइक्लिक प्रोसेस है। अब जैसे यहाँ लिखा था BC वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो आइसोकोरिक प्रोसेस, इट इज ऑल्सो आइसोकोरिक प्रोसेस, और यहाँ गैस वापस से हीट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगी और उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। देखो ये साइकिल कंप्लीट हो गई और ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी। तो जितनी हीट यहाँ रिजेक्ट हुई थी उतनी यहाँ एब्जॉर्ब दिखा देना। ठीक है, Q, और यहाँ एब्जॉर्ब किया, तो पहले टेम्परेचर कितना था, देखो यहाँ पे TH,
जब इतनी हीट रिजेक्ट की तो टेम्परेचर कितना हो गया TC, समझ में, यहां से यहां तक। अब TC टेम्परेचर था कांस्टेंट यहां से यहां तक, अब उतनी हीट अगर वापस दे देंगे तो फिर से टेम्परेचर कितना हो जाएगा TH। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ रहे हैं। एक बार फिर से समझाता, देखिए एक बार हीट इंजन जैसे ही फिर से समझाता था। देखो पहले लेंगे A से B तक, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाली लॉजिक है, एक्सपांशन हो रहा गैस का, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है TH, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस। हीट एब्सॉर्ब हुई QH, जितना उसका टेम्परेचर है TH, ठीक है, उतना ही लिखना वहां पे QH, हीट एब्सॉर्ब इज QH, समझ में आ रही है। फिर अपन B पे पहुंचे, अब B से C, यहां से यहां तक वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। हीट रिजेक्ट हुई, इसमें से जो हीट एब्सॉर्ब की थी कुछ हीट रिजेक्ट हो गई, बची हुई हीट नेक्स्ट साइकिल के लिए बचा के रखी है, ठीक है। Q हीट रिजेक्ट हो गई, सो इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो गया फ्रॉम TH टू TC। देखो यहां तक पहुंचा, हीट रिजेक्ट हुई है, ध्यान रखना, एरो ये एब्सॉर्ब हुई, ये रिजेक्ट हुई। अब C से D फिर से प्रेशर और इसके बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है CD वापस से, बट कंप्रेशन, ये एक्सपांशन था और ये कंप्रेशन, ठीक है। और हीट रिजेक्ट हुई है कितनी, QC, टेम्परेचर देखो TC, तो हीट रिजेक्ट हुई है QC। अब D पॉइंट पे पहुंचे, D से A पॉइंट, देखो यहां जितनी हीट रिजेक्ट किया उतनी हीट यहां एब्सॉर्ब होता है। अब TH से हो गया था कांस्टेंट टेम्परेचर TC, इतनी हीट रिजेक्ट करने के बाद अगर उसको उतनी हीट वापस मिल रही तो टेम्परेचर हो जाएगा TC से वापस TH, समझ में आया, और वापस से जहां थे वहीं पहुंच गए, साइक्लिक प्रोसेस चलती है। सो दिस इज स्टर्लिंग इंजन और स्टर्लिंग साइकिल, याद रखना, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड इन, या 100% बोल सकते हैं स्टर्लिंग इंजन जो है वो यूज होता है रिवर्स, इसमें ये साइकिल नहीं, रिवर्स साइकिल फॉलो करेंगे। रिवर्स साइकिल अगर फॉलो करेंगे या हीट इंजन को ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करेंगे तो इट विल वर्क लाइक अ रेफ्रिजरेटर, और क्रायोजेनिक्स बोलते हैं उसको, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे जिससे आप जो वर्किंग सब्सटेंस है उसके अंदर उसको लिक्विफाई कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, लिक्विफाई कर पाएंगे। देखो ये याद रखो, देखो लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के करना। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ हीट एब्सॉर्ब हुई, यहाँ हीट रिजेक्ट हुई, यहाँ हीट रिजेक्ट हुई, यहाँ फिर से एब्सॉर्ब, यहाँ जितनी एब्सॉर्ब रिजेक्ट किया है उतनी हीट यहाँ एब्सॉर्ब बताना है। तो यहाँ TH से टेम्परेचर कम हो गया था TC, तो उतनी हीट वापस देंगे तो टेम्परेचर TC से कितना हो जाएगा TH। देखो तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहेगी, हीट इंजन जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड। अब ये स्टर्लिंग साइकिल है, वो हीट इंजन था, ये भी हीट इंजन है, और ये दूसरा इंजन है, नाम बदल गया खाली, स्टर्लिंग साइकिल या स्टर्लिंग इंजन की साइकिल है। बट याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो फॉलो किया है वो नहीं, ऐसी डायरेक्शन में वर्क करेगा। एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा तो इट विल बिहेव लाइक अ रेफ्रिजरेटर। क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे जिससे आप उन गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं जो इसमें वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक और साइकिल बची है कैरनॉट साइकिल, वो भी देखते हैं। अब देखो वही डायग्राम है, माइन्यूट सा चेंज करेंगे, वही डायग्राम है जो स्टर्लिंग साइकिल में निकाली थी, पर ये कैरनॉट साइकिल है, इसमें माइन्यूट चेंज करेंगे। देखो कैरनॉट नाम के साइंटिस्ट ने हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप कैरनॉट इंजन बना सके, ये पॉसिबल नहीं है। कैरनॉट साइकिल एक इमेजिनरी है, कैरनॉट इंजन एक इमेजिनरी इंजन है जिसकी इफिशियंसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम इफिशियंसी हीट इंजन, और आइडियल केस में 100%, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, थ्योरेटिकल है, इमेजिनरी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप 100% इफिशियंसी वाला हीट इंजन बना सकते हैं कि जो पूरी की पूरी हीट लेगा और पूरा का पूरा काय में कन्वर्ट कर देगा वर्क डन में।
बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो अपन लास्ट में यही लाइन डालेंगे इसमें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कैरनॉट नाम के साइंटिस्ट ने एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, हाइपोथेटिकल इंजन दिया जिसकी इफिशियंसी मैक्सिमम है 100%। ठीक है, समझ में आया? तो माइन्यूट चेंज करेंगे, ये वही साइकिल है स्टेपलिंग वाली, यहाँ चेंज कर रहे। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रख रहे। एक बार ये हटा देते सी पॉइंट, यहाँ ऐसा करेंगे, ये है सी पॉइंट और टेम्परेचर है टीसी, वही देखा है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनाने की जगह कर्व बनाया, बस उतना चेंज किया। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे देखो कर्व बनाया, दिस इज डी पॉइंट, डायरेक्शन वही है, सब वही हीट रिजेक्ट हुई, सब वैसे का वैसे किया। एक्सप्लेनेशन सुनना, शॉर्ट में है इसका एक्सप्लेनेशन। देखो अगर आप देखेंगे तो अगर आपको हीट इंजन बनाना है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, तो अपने को पता है हीट एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही, वर्क में। अगर आप रिवर्स भी कर सके, वर्क हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं और वर्क को कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये इंजन बन सकता है। बट इट इज नॉट पॉसिबल। आप पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, थोड़ी हीट सिंक हो जाएगी, या पूरे के पूरे वर्क को आप हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो याद रखो, हीट कैनॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने यहाँ इसको काउंट किया है, रिवर्सिबल काउंट किया है। तो ये जो कैरनॉट साइकिल है, ये कैरनॉट इंजन है, ये हाइपोथेटिकल है, इसमें सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है। सारे प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल, यानी रिवर्स में भी ट्रू है वो, यानी हीट को कंप्लीटली जैसे वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वर्क कंप्लीटली क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, जबकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लेना है। इसमें दो प्रोसेस आइसोथर्मल है, जैसे इसके पहले वाले में बताया स्टर्लिंग में। फर्स्ट यहां लिखते हैं, तो याद रखो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें सारे प्रोसेस, इस साइक्लिक प्रोसेस में सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी हीट इंजन है, यहाँ एफिशिएंसी 100% रहेंगी। कैरनॉट ने दिया था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक ए बी, इट इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। सी डी, ये भी आइसोथर्मल है, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो ये देखो एक बार, ए से बी गए और सी से डी है, यहां हीट एब्सॉर्ब हुई है QH और यहां हीट रिजेक्ट हुई है QC। वही सेम स्टर्लिंग वाला, सिर्फ ये दो कर्व चेंज किए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है वो, इतना देख लो। ठीक है ना, तो देखो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर अगर आपको 100% एफिशिएंसी इंजन या कैरनॉट इंजन बनाना है, तो आपको ऐसा कनेक्शन या बोलो ऐसा इन्वेंशन करना पड़ेगा जहां से अपन ए से बी जाए या सी से डी जाए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। सो ए से बी गए और सी से डी, ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये और ये देखते कौन से प्रोसेस है, इतना देख लेंगे। एक मिनट, ये देख लो एक बार, तो देखो फिर से एक बार, वापस से देख लो साइकिल, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज किया है, जो वॉल्यूम कांस्टेंट था यहाँ पे वो नहीं रखा है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल इंजन है, ऐसा इंजन 100% एफिशिएंसी वाला नहीं बना सकते। उन्होंने ऐसा इमेजिन किया है कि सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है, हीट टू वर्क, वर्क टू हीट, रिवर्सिबल है। पर ऐसा नहीं होता, आप पूरी की पूरी हीट को वर्क में या पूरा वर्क को हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो A टू B और C टू D, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। A टू B है आइसोथर्मल एक्सपांशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, और C टू D है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और अगर आपको सारे प्रोसेस रिवर्सिबल रखने हैं तो ये प्रोसेस जरूरी है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर रहेगा TH और ये वाली पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर रहेगा TC। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है इतना ही। ठीक है,
नेक्स्ट देखो A to B to A, B to A and B to C वर्क हो रहा है, स्ट्रेट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट था यानी वर्क डन 0 था, पर यहाँ अभी वर्क हो रहा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज, इधर इससे थोड़ा सा कम बना, इधर देखो स्ट्रेट इधर, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो और ये वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये दोनों अडायबैटिक प्रोसेस होनी चाहिए। अगर अडायबैटिक प्रोसेस है तो ही रिवर्सिबल होंगे, तो इसमें सारे रिवर्सिबल प्रोसेस लिए है। तो दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, दो अडायबैटिक प्रोसेस है। A to B and C to D are isothermal process, temperature constant, and D to A and B to C are adiabatic process। देखो तो ये है अडायबैटिक एक्सपांशन और ये है अडायबैटिक कॉम्प्रेशन, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ देखेंगे तो वॉल्यूम कम है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ वॉल्यूम कम, कॉम्प्रेशन। तो याद रखो ये D to A अडायबैटिक कॉम्प्रेशन और B to C है अडायबैटिक एक्सपांशन। देखो तो याद रखो, इसमें शॉर्ट में लिखना है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें सभी, ठीक है, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस लिए है, साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैरनॉट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था और इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, A to B आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड C to D आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। दो अडायबैटिक प्रोसेस है, B to C अडायबैटिक एक्सपांशन एंड D to A अडायबैटिक कॉम्प्रेशन। सो आइसोथर्मल एंड अडायबैटिक प्रोसेस अगर है तो सारे रिवर्सिबल ही है। सो 100% इफिशिएंसी हीट इंजन हो सकता, बट इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, याद रखना। देखिए ये हो गया कैरनॉट साइकिल। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे ये अभी अपन ने बनाया है, तो इट विल बिहेव लाइक अ हीट इंजन, हाई या मैक्सिमम इफिशिएंसी हीट इंजन। और अगर रिवर्स में चलाएंगे तो हीट इंजन रिवर्स में किसकी तरह बिहेव करेगा, रेफ्रिजरेटर। तो हाई इफिशिएंसी या हाई परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। एक मिनट अब लिख ही लेते हैं, कर लिया है। ठीक है, मिटा के लिखते हैं, देख लो एक बार। So this is Carnot cycle, 100% efficiency heat engine, ठीक है। देखो आगे कैरनॉट साइकिल हीट इंजन के लिए लिखना पड़ेगा। इफिशिएंसी का फॉर्मूला था W/QH, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर और वर्क डन। तो मान लो हीट एब्जॉर्ब हुई है 100 जूल, पर वर्क में 60 जूल यूज हुई है, तो इफिशिएंसी कितनी हो गई, 60%। ये समझा है आप, और इसको सिंप्लीफाई भी किया था अपन ने। It is 1 minus QC upon QH। देख लेना ये फॉर्मूला, देख लो एक बार। सो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, 1 minus TC upon TH, 1 minus QC upon QH, हीट एब्जॉर्ब, सॉरी हीट कोल्ड रिजर्वायर जो रिजेक्ट हुई, ये हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। हाँ, तो यहाँ टेम्परेचर TC, यहाँ टेम्परेचर TH। अगर इफिशिएंसी 100% चाहिए तो TC जो रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर, उसका टेम्परेचर क्या लगेगा, 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन लगेगा, -273 अप्रोक्सीमेटली डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। ये अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। इफिशिएंसी को बोल सकते हैं 100%।
बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये याद रखना। इसमें लिखना है कैरनॉट साइकिल में लिखना है इफिशिएंसी का फॉर्मूला W/QH। ठीक है, ये डिराइव किया है, ये भी डिराइव किया है उसमें देखना। इसकी जगह TC लिखा है, इसकी जगह TH। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। अगर टेम्परेचर ऑफ, एक मिनट सफाई वाले में जा रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर 0 है तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1। जाने दो इसको। स्वच्छ भारत, चलो देखो वापस से सफाई वाले पे स्वच्छ करो हमारा। ठीक है, क्या नहीं इंजन, हीट इंजन के लिए इफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ तक डिराइव किया है। सिर्फ QC की जगह TC लिखा है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, QH की जगह TH लिखा है, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। अगर TC की वैल्यू 0 है, केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 केल्विन है, तो फिर इफिशिएंसी का आंसर आएगा 1। ये टर्म 0 हो गई, 100% इफिशिएंसी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर का भी लिख लेते हैं। वो स्टर्लिंग साइकिल जैसे था, इसमें देखो अब कैरनॉट साइकिल है और याद रखना सबसे ज्यादा इफिशिएंसी कौन से इंजन की रहेगी? कैरनॉट इंजन की है, कैरनॉट साइकिल की। क्यों? क्योंकि हाइपोथेटिकल है 100%। वैसे ही रेफ्रिजरेटर में भी होगा। अगर आप कैरनॉट साइकिल जो पाथ अपन ने ड्रॉ किया था अभी, उसके रिवर्स में, यानी ये जो हीट इंजन है, कैरनॉट इंजन जो हीट इंजन है, उसको आप रिवर्स में अगर ऑपरेट कराएंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ रेफ्रिजरेटर। इट विल बिहेव लाइक अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कोई भी इंजन हो, हीट इंजन को अगर आप रिवर्स लेंगे, रेफ्रिजरेटर के टाइम बोला था इट इज अ हीट इंजन व्हिच वर्क्स इन रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर आप कैरनॉट हीट इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे तो वो बन जाएगा रेफ्रिजरेटर। और उसकी भी इफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलेंगे। क्या रहेगा? मैक्सिमम। के था, देखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस QC अपॉन QC माइनस QH, ये था फॉर्मूला, डिराइव किया है, बताया है इसमें रेफ्रिजरेटर में। सो इट इज TC, यहाँ टेम्परेचर डाल दिया, यहाँ पे डालेंगे TC माइनस TH। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम रहेगा K की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी, इनवर्स वेरिएशन। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो K की वैल्यू कम। तो याद रखो TC माइनस TH, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो K की वैल्यू कम रहेगी, वो रेफ्रिजरेटर काम का नहीं है। K की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर TC माइनस TH टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो K की वैल्यू ज्यादा रहेगी, which is required। K की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना अच्छा रेफ्रिजरेटर। K is coefficient of performance। ठीक है, ध्यान रखना। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा किसका रहेगा? कैरनॉट रेफ्रिजरेटर का या कैरनॉट इंजन का, जो कौन सी डायरेक्शन में वर्क कर रहा? रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, देख लो। तो बस इतना लिखना है उसमें, शॉर्ट में ही है। तो इफिशिएंसी कौन से इंजन की मैक्सिमम? कैरनॉट इंजन की। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका मैक्सिमम? वो भी कैरनॉट इंजन का, बट कौन सी डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा? वो रिवर्स डायरेक्शन। इफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर से एक बार ले लेते हैं, 1 माइनस क्या था? TC अपॉन TH, यही था ना। तो देखो इसमें वर्किंग सब्सटेंस का कोई रोल नहीं है, वर्किंग सब्सटेंस के बारे में कुछ भी नहीं है, खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर टेम्परेचर सेम है तो इफिशिएंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। देखो एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स अपन नहीं ले रहे अभी, जब सामने आएंगे तब एक्सरसाइज भी लेंगे और न्यूमेरिकल भी लेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल जब लेंगे तो लॉग कैसे देखेंगे? तुम लोग लॉग बताते फिर मैं सॉल्व करता, ठीक है ना। लॉग तो वैसे ही कर रहे हैं ना अपन न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। एक्सरसाइज में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, 20-25 जो भी न्यूमेरिकल है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे उसके, तो यानी कि रिवाइज हो जाएगा। तो अभी अपन खाली थ्योरेटिकल ले रहे हैं और रिवीजन हो जाएगी जब आप लोग क्लास में आएंगे तो अपन एक्सरसाइज ले लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ ये चैप्टर खत्म हो गया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फिर से बोल रहा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट में भी और JEE में भी और बोर्ड में तो है। तो थर्मोडायनेमिक्स ध्यान से करना। आप लोग देख नहीं रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी जितने बच्चे उतने व्यूज नहीं है, पर फिर भी देखना ही है और पूरे अच्छे से देखो पूरे वीडियोस। ठीक है, तो ये वीडियो अपन यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा शुरू करना, पर ये चैप्टर भी अपना खत्म होगा। तो साइकिल्स आखिरी के इंपॉर्टेंट है दोनों भी, स्टर्लिंग साइकिल जो लिया था वो और कैरनॉट साइकिल है, थ्योरेटिकल ही है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना। हीट इंजन जैसा ही ग्राफ था स्टर्लिंग का, तो बट इसका थोड़ा सा चेंज था।
कैरनॉट वो कर्व बनाए थे अपन ने, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा था, तो आइसोकोरिक की जगह अडायबैटिक प्रोसेस। तो देख लेने एक बार नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें।